दोस्तों, आज की कहानी है। जब राम्या यहाँ आई थी तो बहुत सहमी सी थी। बरसों से झेली परेशानियां और जिदों उसके चेहरे से ही नहीं, उसकी आंखों से भी साफ झलक रही थी। 21-22 साल की होने के बावजूद उसे देख लगता था मानो दुख के कितने बसंत पार कर चुकी है। एक खौफ सदा उससे लिपटा रहता था। कोई उसके पास से गुजर भी जाए तो कांपने लगती थी। किसी का भी स्पर्श उसे डरा जाता और वह एक कोने में दुबक कर बैठ जाती। किसी से घुलना मिलना तो दूर, उसे बात करना पसंद नहीं था। ना हंसती थी ना मुस्कुराती थी, बस चेहरे पर सदा एक तटस्थता छाई रहती, मानो बेजान गुड़िया हो। मन के अंदर खालीपन हो तो खुशी किसी भी झिर्री से झांक तक नहीं पाती है। बहुत समय लगा उन्हें उसे यह एहसास कराने में कि वह यहाँ महफूज है और किसी भी तरह का अन्याय या जोर जबरदस्ती उसके साथ नहीं होगी। वह एक सुरक्षित जिंदगी यहाँ जी सकती है। बस एक बार काम में मन लगाने की बात है। फिर बीते दिनों के घाव अपने आप ही भरने लगेंगे। धीरे धीरे उनका प्यार और आश्वासन पाकर वह थोड़ी थोड़ी पिघलने लगी थी। कुछ शब्दों में भाव प्रकट करती, पर सिवाय उनके वह और किसी से बात करने से अभी भी डरती थी। खासकर अगर कोई पुरुष हो तो वह उनके पीछे आकर छुप जाती थी। उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि वह उन पर भरोसा करने लगी है और इस तरह बरसों से उलझी उसकी जिंदगी की गांठों को खोलने में मदद मिलेगी। वैसे भी वह ज़्यादातर उनके ही कमरे में बैठी रहती या वह जहाँ जाती वह उनके साथ ही रहने की कोशिश करती। जब वह पूछती, दामिनी यहाँ कैसा लग रहा है, तो वह कहती, ठीक, आप बहुत अच्छी हैं। आप जैसे लोग भी होते हैं क्या दुनिया में? पीछे छूटी मेरी जिंदगी में क्यों मुझे आप जैसा कोई नहीं मिला? फिर उसकी आंखें झलला जाती। नमस्ते मीरा मैडम, आपके एनजीओ में बनने वाला सामान हाथों हाथ बिक रहा है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। आपने अपनी लड़कियों को खूब अच्छी ट्रेनिंग दी है, बहुत ही सफाई से हर चीज़ बनाती हैं। बेत की टोकरियाँ, ग्रीटिंग कार्ड, मोमबत्ती की वस्तुएं और अचार पापड़ बड़ी बनाने में तो वे माहिर हैं ही। सच कहूँ तो आपने इन बेसहारा समाज से सताई लड़कियों को सहारा तो दिया ही है, बहुत पुण्य का काम कर रही है। आप पूरे बनारस में नाम है। आपके इस संस्थान का राम गोपाल लगातार मीरा की तारीफों के पुल बांध रहे थे। बस कीजिए राम गोपाल जी, या तो इन लड़कियों की मेहनत है जो इतनी लगन से सारा काम करती हैं। दो बेसहारा लड़कियों को अपने घर में जब आसरा दिया था तो सोचा तक नहीं था कि कभी मैं इन बेसहारा लड़कियों के लिए कोई संस्था खोलूंगी। मेरी यही कोशिश रहती है कि जो भी लड़की मेरी इस मीरा कुटीर में आए वह स्वयं को सुरक्षित समझे और उसकी सही ढंग से देखभाल हो। वे जो भी बनाती हैं उसी की बिक्री से यह एनजीओ चल रहा है। राम गोपाल ने अपनी लिस्ट उनके आगे रख दी और उन्हें नमस्ते कर वहां से चला गया। रामगोपाल के जाने के बाद मीरा ने पहले जाकर रसोई घर की व्यवस्था देखी, फिर सफाई को जांचा। कच्चा सामान चाहिए उसकी लिस्ट बनाई और वहां रहने वाली लड़कियों व महिलाओं को हिदायत दी कि माल बनाने में और तेजी लानी होगी। उसके बाद वे आराम करने के लिए अपने कमरे में जा ही रही थी कि उनकी नज़र राम्या पर पड़ी। वह बहुत तन्मयता से बेत की टोकरी बना रही थी। 2 महीने हो गए थे उसे यहाँ आए और धीरे धीरे उसने खुद को यहाँ के माहौल में ढालना शुरू कर दिया था। मीरा के कहने पर काम में दिल लगाने से उसके चेहरे पर हमेशा बने रहने वाले डर के चिन्ह थोड़े धुंधले पड़ने लगे थे। कमरे में आकर पलकें बंद करने के बावजूद मीरा राम्या के ही बारे में सोच रही थी। एक शाम जब वे 10 मेघ घाट में गंगा आरती देखकर लौट रही थी
तो उन्हें एक गली में वह भागती दिखाई दी थी। 3 आदमी उसके पीछे थे। गली थोड़ी सुनसान थी, पर वे तो बनारस की हर गली से परिचित थी। बनारस में ही तो जन्म हुआ था उनका। अब तो 50 साल की हो गई है वे। फिर कैसे ना पता होता हर रास्ता। पहले तो उन्हें लगा कि शोर मचाकर लोगों को बुलाना चाहिए, पर दिसंबर की ठंड में लोग जल्दी ही घर में दुबक जाते हैं, सोचकर वही एक मोड़ पर ऐसी जगह खड़ी हो गई जहां से उन्हें कोई देख ना सके। राम्या जब वहां से निकली तो उन्होंने फौरन उसका हाथ पकड़ खींच लिया और वहीं बनी गौशाला में घुस गई। अंधेरे में वे आदमी जान ही नहीं पाए कि राम्या कहाँ गायब हो गए। वह बुरी तरह हाँफ रही थी, कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान थे। मुझे उन दुष्टों से बचा लीजिए, मैं वहां वापस नहीं जाना चाहती। कहीं आप भी तो उन्हीं की साथी नहीं। डरकर उसने उनके अपना हाथ छुड़ाकर फिर भागने की कोशिश की थी। चुपचाप खड़ी रहो, तुम यहाँ सुरक्षित हो। इसके बावजूद वह आश्वस्त नहीं हो पाई थी। वह लगातार रोई जा रही थी। गौशाला के लोगों को साथ हुए उसे मीरा कुटीर ले आई थी। तब उसने बताया था कि वह मथुरा की रहने वाली है और बनारस में उसे बेचने के लिए लाया गया था। एक दुर्घटना में बचपन में ही उसके माँ बाप मर गए थे। चाचा चाची को मजबूरी में उसे और उसके छोटे भाई को अपने पास रखना पड़ा। उनकी पहले ही 3 बेटियां थीं। भाई के साथ तो उनका व्यवहार ठीक था, क्योंकि उन्हें लगा कि वह उनका कमाऊ बेटा बन सकता है। पर राम्या जैसे जैसे बड़ी होती गई, चाची की मार और चाचा के ताने बढ़ते गए। 16 साल की हुई तो उसका रूप रंग दोनों निखार पर थे। उसका गोरापन और नैन नक्श दोनों ही चाचा की लड़कियों के लिए जलन का कारण बन गए थे। कई बार उसे लगता कि चाचा उसे लोलुप नजरों से देखता है, बेवजह यहाँ वहाँ छूने लगा था। वह एक बार चाची तीनों बेटियों के साथ जब मायके गई थी तो चाचा दुकान से जल्दी आ गए। भाई को घर का सामान लेने बाजार भेज दिया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। वह अपने को संभाल भी नहीं पाई थी कि चाची लौट आए और चाचा ने उस पर ही झूठा दोष मढ़ दिया। पति की आदतों को जानने के बावजूद चाची ने कहा कि अब वह इस घर में नहीं रहेगी। चाचा ने तब उसे एक आदमी को बेच दिया और तब से उसे जिस्म फरोजी के धंधे में ढकेल दिया गया। यहाँ से वहाँ न जाने कितने शहरों में उसे बेचा गया। बनारस भी उसे बेचने के लिए ही लाया गया था, पर वह भाग निकली। मीरा के यहाँ जाने कितनी बेसहारा लड़कियाँ थी, पर राम्या की मासूमियत ने उसे रुला दिया था। उसके सिर पर प्यार के हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा था, अब यही तुम्हारा घर है, यहाँ तुम निश्चित होकर रह सकती हो। बस जो काम तुम्हें यहाँ सिखाया जाएंगे उन्हें मेहनत से करोगी तो मन लगा रहेगा। लेकिन कभी भी किसी से इस बात का जिक्र मत करना कि तुम जिस्म फरोजी के धंधे में थी। पता नहीं बाकी लोग इसे किस रूप में ले। मीरा को खुशी थी कि राम्या उनके यहाँ पूरी तरह से रच बस गई थी और अपनी पुरानी जिंदगी भूलकर नए सिरे से जीने की कोशिश कर रही थी। हालांकि शुरुआत में उसे संभालना आसान नहीं था उनके लिए। उसके सबके कटे कटे रहने से मीरा कुटीर की बाकी लड़कियों ने उनसे कई बार शिकायत की थी, पर उन्होंने उन्हें राम्या को सहयोग व वक्त देने के लिए कहा था। तुम लोग उसके प्यार से बातें करोगे तो वह भी धीरे धीरे हमारे इस परिवार का हिस्सा सा बन जाएगी। शुरू में तो तुम सभी को दिक्कत हुई थी अपने अतीत को भूलकर इस नए जीवन को अपनाने में, और फिर हुआ भी ऐसा ही। 6 महीने बीतते बीतते राम्या सबकी आंखों का तारा बन गई। उम्र में सबसे छोटी होने और अपने भोलेपन के कारण उसने सबका दिल जीत लिया। काम भी वह बहुत फुर्ती से करती, खाना तो इतना बढ़िया बनाती कि सबके स्वाद तंदु जागृत हो जाते। एकदम अनगढ़ राम्या ने कितने ही कामों में महारत हासिल कर ली थी।
कढ़ाई तो ऐसी करती कि लगता कपड़ों पर असली फूल पत्ते खिले हुए हैं। उसकी हंसी अब कुटीर के कोने कोने में बिखरने लगी थी। जब वह खिलखिलाती तो लगता मानो सारे गम और कड़वाहट उसके साथ ही बह गई है। वह 5वीं तक ही पढ़ पाई थी, इसलिए जब उसने आगे पढ़ने की इच्छा जाहिर की थी तो मीरा ने उसका प्रबंध भी करवा दिया था। मीरा दी, मैं कुछ बनाना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि आपकी छत छाया में मेरा यह सपना अवश्य पूरा होगा। वह अक्सर कहती, मैं तो खुद चाहती हूँ कि मीरा कुटीर की हर लड़की को एक सार्थक दिशा मिल जाए। तभी मुझे तसल्ली होगी कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो पाई हूँ। मीरा कुटीर में गुछिया, नकरापारे, मुट्ठी बालूशाही, बेसन के लड्डू और नारियल की बर्फी आदि बनाने का ऑर्डर कर चुकी थी और सारे लोग उन्हें ही बनाने में बिजी थे। मीरा ऑफिस में बैठी उनको पैक कराने की व्यवस्था देख रही थी कि तभी 4-5 लड़कियां आकर बोली, मीरा दी, रम्या यहाँ नहीं रह सकती। उसे इस पवित्र कुटीर से बाहर निकाल फेंकिए। आप नहीं जानती कि वह क्या करती थी। हमें अभी अभी पता चला है, दुकानदार का जो आदमी सामान की डिलीवरी लेने आया है वह उसे पहचान गया है। वह मथुरा का रहने वाला है। मुझे उसके अतीत के बारे में सब पता है। फिर भी आपने उस जिस्म फिरोजी करने वाली लड़की को यहाँ रख लिया। फागुनी जो सबसे वह चाल थी ने मानो उन्हें चुनौती देते हुए पूछा। हाँ, क्योंकि इस पेशे में वह मजबूरी में आई थी, उसे धकेला गया था इसमें। अच्छा, अगर तुम्हारे कम उम्र में विधवा होने के बाद एक बूढ़े से विवाह हो ही जाता तो क्या होता? तुम शादी से पहले भाग गई, इसलिए बच गई। तुम ही क्या, यहाँ रहने वाली हर लड़की किसी न किसी त्यारदशी का शिकार हुई थी। फिर भी तुम रम्या के लिए ऐसा कह रही हो।